अगर खुद को साबित करने से पहले मेरी मौत आ गई तो मैं मौत को ही जान से मार दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है कैप्टन मनोज पांडे। मैं वही मनोज पांडे हूं जिसने कारगिल वॉर में अकेले ही 11 पाकिस्तानियों को मार गिराया था। मैं गोरखा राइफल्स का वही मनोज पांडे हूं जिसने खालूबार पीक पर 6 पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया था। मैं वही मनोज पांडे हूं जो शहीद होकर ही सही लेकिन अपने परमवीर चक्र जीतने के सपने को पूरा कर पाया। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने आया हूं। 25 जून 1975 उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोपीचंद पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के घर में मेरा जन्म हुआ। पिताजी लखनऊ के हसनगंज चौराहे पर पान की एक छोटी सी दुकान लगाया करते थे, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। मुझे याद है जब मैं महज 4-5 साल का था तब मैं अपनी माँ के साथ एक मेला देखने गया, जहां मुझे एक बांसुरी बहुत पसंद आ गई। मैंने अपनी माँ से उस 3-4 रुपए की छोटी सी बांसुरी को खरीदने के लिए कहा और मेरी माँ ने मुझे वो बांसुरी दिला भी दी। लेकिन बांसुरी खरीदने के बाद मेरी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वह अपने लिए भी उस मेले से कुछ खरीद पाए। यह देखकर उतनी कम उम्र में ही मुझे पैसों की अहमियत समझ आ गई और मुझे मेरे घर के आर्थिक हालातों का भी अच्छे से अंदाजा हो गया, जिसके बाद मैं बचपन से ही अपनी जरूरतों को कम से कम करता चला गया। मैं लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ा करता था, जो मेरे घर से थोड़ी दूरी पर स्थित था, जिस वजह से पिताजी रोज स्कूल जाने के लिए रिक्शा के लिए पैसे दिया करते थे और पैदल जाकर मैं उन पैसों को भी बचा लिया करता था, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को मेहनत करते हुए देखा था। दिन में 14-15 घंटे दुकान में काम करने के बावजूद भी वह इतने पैसे भी नहीं कमा पाते थे कि हमारी घर की बेसिक नीड्स भी पूरी हो पाए। छोटी उम्र की वजह से मैं पैसे तो नहीं कमा सकता था, लेकिन मैंने ये जरूर ठान लिया था कि बड़ा होकर मैं अपने परिवार की इस गरीबी को दूर कर रहूंगा। इसलिए मैंने छोटी उम्र से ही पढ़ाई में खूब मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि पिताजी दिन रात खून पसीना एक करके जैसे तैसे मेरे स्कूल की फीस भरा करते थे और मुझे उनके पैसों को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देना था। मैं लगभग हर परीक्षा में अव्वल आया करता और 6th क्लास के बाद मेरी सारी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर ही हुई। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ भारतीय सेना को ज्वाइन करना मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया था और जब मुझे स्कॉलरशिप पर आर्मी पब्लिक स्कूल में एडमिशन मिला तब मेरे लक्ष्य को एक दिशा सी मिल गई। आर्मी पब्लिक स्कूल में भी मैं हर क्लास में टॉप करता रहा और इसके साथ ही मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। दौड़ना तो जैसे मेरा जुनून सा बन गया और मैं रोज कई किलोमीटर दौड़ा करता और कुछ समय बाद मैं क्रॉस कंट्री रनिंग का तो चैंपियन बन गया। जब भी मेरे स्कूल में आर्मी का कोई भी अफसर आता तो मैं उस मौके को भी बिल्कुल जाया नहीं जाने देता। मैं कुछ भी करके उन अफसरों से पर्सनली मिलता और मेरे मन में एनडीए और एसएसबी को लेकर जितने भी सवाल हुआ करते मैं सब उनसे पूछा करता और मेरे इस जुनून को देखकर वह अफसर भी बहुत खुश हुआ करता। 1990 में मुझे एनसीसी का बेस्ट कैडेट घोषित किया गया, जिसके बाद मैंने एनडीए का रिटर्न एग्जाम दिया और उसे आसानी से क्लियर कर लिया, जिसके बाद मैं एसएसबी देने गया। एसएसबी के दौरान इंटरव्यू में मुझसे एक सवाल पूछा गया कि आप भारतीय फौज को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई और जॉब क्यों नहीं? तो मैंने उनसे कहा मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। यह सुन के इंटरव्यूअर चौंक गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको मालूम भी है यह कैसे मिलता है? तो मैंने उनसे कहा हाँ मैं जानता हूं, ज्यादातर लोगों को बैटलफील्ड में मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन अगर मुझे एक मौका दिया गया तो मैं इसे जिंदा ही जीत कर दिखाऊंगा। 3 साल एनडीए और 1 साल आईएमए में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुझे 6 जून 1995 में उस रेजिमेंट में कमीशन किया गया जिसे ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव कहा जाता है, गोरखा राइफल्स। मैंने बचपन में हमारे फील्ड मार्शल साहब यानी सैम मानेकशॉ जी की एक बात सुनी थी कि अगर कोई कहता है उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। इस बात से मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि अब मुझे भी गोरखा राइफल्स को ही ज्वाइन करना था और जब मुझे 111 गोरखा राइफल्स में कमीशन किया गया तो मैंने अपना यह सपना पूरा कर लिया था। मुझे मेरी पहली पोस्टिंग श्रीनगर में मिली और उसके बाद मैंने सियाचिन में सर्व किया। 4 मई 1999 हमारे टीम को कारगिल पहुंचने के आदेश मिले, क्योंकि वहां पाकिस्तानियों ने हमारी कारगिल की कई इंपॉर्टेंट चोटियों पर घुसपैठ करके कब्जा कर लिया था। दरअसल पाकिस्तान नेशनल हाईवे 1D को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि यह इकलौता हाईवे ही था जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता था। अगर पाकिस्तानी इस हाईवे को डिस्ट्रॉय करने के अपने नापाक इरादों में सक्षम हो जाते तो श्रीनगर से लेह तक की सारी सप्लाईज कट ऑफ हो जाती। अत्याधुनिक हथियारों के साथ पहाड़ों की चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सिपाही आसानी से उस पूरे एरिया को ही कश्मीर से कट ऑफ कर देते और फिर इंटरनेशनली इस मुद्दे को उठाकर पूरे कश्मीर को ही अपने अंडर लेने की कोशिश करते। इंडियन आर्मी के लिए यह सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी, क्योंकि कारगिल का टेरेन बहुत ज्यादा मुश्किल था।
20,000 फुट से भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की चोटियां, जहां ऑक्सीजन लेवल नाम मात्र का होता है, हड्डियां गला देने वाली -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड, और इन हालातों में पहाड़ी के नीचे से ऊपर चढ़ के पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ना लगभग असंभव सा था। पाकिस्तानी पहले ही पहाड़ों की चोटी पर अपने सैकड़ों बंकर बना चुके थे, जिनमें वो राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स और मशीन गन्स लेके पहले से ही बैठे थे। इसके साथ ही पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें मॉर्टर फायर, आर्टिलरी सपोर्ट और इवन टैंक सपोर्ट तक दिया हुआ था। ऐसे हालातों में अगर कोई नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो ऊपर बैठे पाकिस्तानी उनका क्या हश्र करते, अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस खतरे को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स से एयर सपोर्ट लेने का फैसला किया गया। 26 मई 1999 को एयरफोर्स ने पाकिस्तानियों के ऊपर पहली बार एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करी, लेकिन हिली टेरेन की वजह से उन्हें बहुत डिफिकल्टी हुई। वो टेरेन इतना ऊंचा नीचा था कि हमें हमारा एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट गंवाना पड़ा। इसके बाद यह तो साफ हो गया था कि यहाँ पे एयर सपोर्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब जो भी ऑपरेशन करना था वो इंडियन आर्मी के फुट सोल्जर्स को ही करना था, और अब हमारे पास नीचे से ऊपर चढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मई के पहले हफ्ते में ही कुछ लोकल्स ने इंडियन आर्मी को बताया कि उन्होंने बड़े बड़े हथियारों के साथ कुछ लोगों को चोटियों पर देखा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए कैप्टन सौरभ कालिया की टीम को चोटी पर भेजा गया। सौरभ कालिया अपने 5 जवानों की टीम के साथ चोटी का मुआयना करने के लिए पहुंचे, और वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी के हजारों जवान वहां पे अपने प्रॉपर बेस बना चुके हैं। उनके पास A to Z सारे इक्विपमेंट्स हैं और वो वॉर की पूरी तैयारी करके आए हैं। यह देखकर सौरभ कालिया अपनी टीम के साथ वापस आने लगे, लेकिन तभी पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और बंदी बना लिया। उसके बाद उन्हें जो टॉर्चर किया गया उसे बयां कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। गरम सरिये से उनकी दोनों आंखें निकाल ली गई, उनके दोनों कान काट दिए गए, उनकी उंगलियों के नाखून तक निकाल लिए गए, और बहुत सारी तो उंगलियां ही काट दी गई। इसके अलावा भी उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई जिन्हें मैं यहां नहीं बता पाऊंगा। टॉर्चर करने के बाद उन्हें जान से मार दिया गया और उनकी लाश को भारतीय सेना के पास भेज दिया गया। कैप्टन सौरभ कालिया की लाश को इस कंडीशन में देखकर भारतीय सेना के सभी अफसर आग बबूला हो, और अब भारतीय फौज के हर एक फौजी को पाकिस्तानियों से बदला लेना था। हमारी फौज की अलग अलग रेजिमेंट्स ने नीचे से ऊपर मार्च करना शुरू किया, और सबकी सोच के विपरीत हालात के अगेंस्ट जाकर भी पाकिस्तानियों को धूल चटाते हुए एक एक करके चोटियों को वापस लेना शुरू कर दिया। बटालिक सेक्टर में मेरी टीम ने यानी गोरखा राइफल्स ने ऑलरेडी 4 मिशंस को सक्सेसफुली पूरा कर लिया था, लेकिन अब खालूबार में जो हमें मिशन मिला था वो इस वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन था। और अगर हमारी टीम इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर लेती तो यह वॉर वहीं खत्म हो जाती, क्योंकि खालूबार के जस्ट पीछे पीओके का बॉर्डर था और पाकिस्तानी आर्मी खालूबार के जरिए ही सारी सप्लाईज अपने फौजियों तक पहुंचा रही थी। पाकिस्तानियों ने खालूबार में अपना एक हेलीपैड तक बना लिया था और फिर उसी हेलीपैड पर अपना हेलीकॉप्टर लैंड करा के पाकिस्तान अपने सिपाहियों तक खाना, दवाइयां, हथियार और जरूरत का सारा सामान पहुंचा रहा था। इस बात की भनक इंडियन आर्मी को लग गई और हमें यह समझ आ गया था कि अगर इस युद्ध को जीतना है तो हमें कुछ भी करके खालूबार टॉप पर कब्जा करना हो, जिससे पाकिस्तानी फौजियों की सारी सप्लाईज कट ऑफ हो जाएं और वह ज्यादा दिनों तक वहां सर्वाइव ही ना कर पाए। 29 जून 1999 22 ग्रेनेडर्स की चार्ली कंपनी को खालूबार टॉप पर कब्जा करने के लिए भेजा गया, लेकिन 3 दिन तक उनकी कोई खबर ही नहीं मिली और फाइनली उन्होंने 3 दिन के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल यानी मदद के लिए सिग्नल भेजा, जिसके बाद 2 जुलाई को हमारी 111 गोरखा रेजिमेंट के 60 जवानों की टीम को खालूबार टॉप पर कब्जा करने और साथ ही 22 ग्रेनेडर्स के जवानों को वहां से रिट्रीट करने के ऑर्डर्स दिए गए। हमारी टीम को लीड कर रहे थे कर्नल ललित राय। मुझे सेकंड इन कमांड चुना गया। ऐसे ऑपरेशंस में कर्नल रैंक के अफसर कभी लीड नहीं करते, लेकिन कर्नल राय में एक अलग ही प्रकार का जज्बा था। कर्नल होते हुए भी उन्होंने खुद अपनी टीम को लीड करने का फैसला किया और यह देखकर मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ। कर्नल राय ने पहले रात के अंधेरे में चढ़ाई करने का प्लान बनाया ताकि ऊपर बैठे पाकिस्तानी हमें ढंग से ना देख पाए, लेकिन 22 ग्रेनेडर्स से मदद का सिग्नल मिलते ही उन्होंने दिन के उजाले में ही चढ़ाई करने का फैसला किया। अगर हम दिन के उजाले में रिज लाइन के सामने से चढ़ाई करते तो वो एकदम सुसाइडल होता, तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने रिज लाइन के पीछे से चढ़ाई करने का फैसला किया। पीछे के रास्ते की चढ़ाई 80 डिग्रीज पर इंक्लाइन थी, पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ था, तो वो रास्ता भी किसी सुसाइड से कम नहीं था। लेकिन इन 2 रास्तों के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमने लगातार 14 घंटे तक चढ़ाई करी और रात के समय
जब हम चोटी से महज 400 मीटर की दूरी पर थे, तब अचानक से 2 दिशाओं से हमारे ऊपर भारी फायरिंग होने लगी। हमें एहसास हो चुका था कि पाकिस्तानियों ने हमें देख लिया है। उन्होंने हमारे ऊपर अपनी एडी गन से फायर करना शुरू कर दिया, जो ऑलमोस्ट 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करती है। गोलियों की बौछार कुछ ऐसी थी कि अगर कोई उसकी चपेट में आ जाता तो उसके चिथड़े उड़ जाते। यह देखकर भी हमारे कदम जरा भी पीछे नहीं हटे और हम लगातार आगे बढ़ते रहे, क्योंकि गोरखाओं के पास पीछे मुड़ने का ऑप्शन ही नहीं होता। भारी फायरिंग की वजह से कर्नल राय ने हमें एक बड़े चट्टान के पीछे कवर लेने के ऑर्डर्स दिए, जिसके बाद पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंकने भी शुरू कर दिए। 16,700 फीट की ऊंचाई पर रात के समय गजब की ठंड पड़ रही थी और हमारी टीम जब चट्टान के पीछे फायरिंग का थोड़ा धीरे होने का इंतजार कर रही थी, तब कर्नल राय ने हमारी टीम को 2 टुकड़ियों में बांटने का फैसला किया। 30 जवानों की एक टुकड़ी लेकर वह एक तरफ से खुद आगे बढ़ने लगे और बाकी 30 जवानों की एक टुकड़ी लेके उन्होंने मुझे दूसरी तरफ से आगे बढ़ने के लिए कहा। हमारी दोनों टुकड़ियों ने तेजी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हमें इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए देख पाकिस्तान इतना ज्यादा घबरा गया कि उन्होंने अब हमारे ऊपर एयर बस्ट भी फायर करना शुरू कर दिया। एयर बस्ट एक इस प्रकार का बॉम्ब होता है जो हवा में ही फट जाता है और इसमें से निकले स्प्लिंटर्स या छर्रों से बचने का कोई चांस ही नहीं होता। मैंने देखा कि इन्हीं एयर बस्ट में से निकला एक छर्रा हमारे कर्नल राय की जान को भेद गया है और उसके बाद भी वह बिल्कुल नहीं रुके और वह और तेजी से आगे बढ़ते रहे। उन्हें देखकर मुझे काफी प्रेरणा और साहस मिला। एयर बस्ट और फायरिंग को इग्नोर करते हुए मैंने और मेरी टीम ने पाकिस्तानियों के बंकरों पर धावा बोल दिया। मुझे खबर थी कि चोटी पर पाकिस्तानियों के 2 बंकर हैं, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा मैंने देखा वहां 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 6 बंकर्स थे। अब मेरी टीम पाकिस्तानी बंकरों से महज कुछ मीटर्स दूर थी और हमने फिर से एक बार रात के अंधेरे में एक चट्टान के पीछे कवर ली, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तानियों ने इल्यूमिनेटिंग राउंड्स फायर करने शुरू कर दी। एक इल्यूमिनेटिंग राउंड लगभग 3 से 4 मिनट तक घोर अंधेरे में भी दिन जैसा माहौल कर देता है और पाकिस्तानी हर 3 मिनट में एक इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां लगातार दिन का माहौल बना हुआ था और पाकिस्तानी हमें अब आसानी से देख पा रहे थे। उनके बंकर से एक बड़ी मशीन गन हमारी तरफ लगातार फायरिंग कर रही थी, जिससे हमें काफी नुकसान पहुंच रहा था और हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। यह देखकर मैंने अपने जवानों को चट्टानों के पीछे ही छोड़ा और मैं खुद वहां से बाहर निकला। मेरे बाहर निकलते ही एक बार फिर मेरे ऊपर गोलियों की बौछार होने लगी, जिसकी वजह से मैं वापस चट्टान के पीछे आ गया। लेकिन मेरा काम हो चुका था। मुझे उस मशीन गन की लोकेशन दिख गई थी। इसके बाद मैंने अपने जवानों में जोश भरा और एक आखिरी बार पाकिस्तानी बंकरों की तरफ चार्ज करने के लिए ऑर्डर्स दी। अपनी जान की परवाह किए बिना हम जय मां काली का नारा लगाते हुए पाकिस्तानी बंकरों की तरफ बढ़े। जैसे ही हम आगे बढ़े एक बार फिर से मशीन गन हमारे ऊपर फायर करने लगी, लेकिन इस बार मेरे पास उस गन की लोकेशन थी। मैंने सटीक निशाना लगाया और एक ही गोली से मशीन गन के पीछे बैठे पाकिस्तानी को मार गिरा। इसके बाद मैं और मेरे जवान खुखरी लेके पाकिस्तानियों पर मानो कहर बनकर बरस पड़े और हमने पहला बंकर तबाह कर दिया। अब मैं दूसरे बंकर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस प्रक्रिया में मेरे कंधे और पैर में एक गोली लग गई। उसके बावजूद भी मैं नहीं रुका और लगातार आगे बढ़ता था। मैंने दूसरे बंकर पर 3 ग्रेनेड फेंके, जिससे दूसरा बंकर भी तबाह हो गया। इसके बाद मैं तीसरे बंकर में पीछे की तरफ से गया और मैंने देखा 2 पाकिस्तानी मेरे सिपाहियों पर मशीन गन से हमला करने वाले हैं। तो मैंने तुरंत अपनी खुखरी निकाली और उन दोनों पाकिस्तानियों की गर्दन काट दी। मेरे शरीर में लगी गोलियों की वजह से काफी खून बह चुका था और अब मेरा खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। मैं बस कोलैप्स ही करने वाला था, लेकिन इतने में मैंने देखा कि मेरे जवानों ने चौथे और 5वें बंकर को भी तबाह कर दिया और अब मिशन को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए हमें बस एक और बंकर को तबाह करना है, जिसमें पाकिस्तानियों की एक बड़ी मशीन गन तैनात है। यह देखकर मेरे अंदर हिम्मत आई और मैं मां काली का नाम लेकर छठे बंकर के पास पहुंच गया। मैंने तुरंत उस मशीन गन की तरफ एक ग्रेनेड फेंका, लेकिन ग्रेनेड फटने से पहले मशीन गन की 3 गोलियां मेरे हेलमेट को भेदकर मेरे सर को चीर गई। गोलियां लगने के बाद जब मैं कोलैप्स कर रहा था, तब मैंने अपने जवानों को एक आखिरी ऑर्डर दिया, ना छोड़ना, मतलब इन्हें छोड़ना मत। और इसके बाद मेरे जवान आग बबूला हो गए। हाथों में खुखरी लिए वह काल बन के पाकिस्तानियों के ऊपर बरस पड़े। उन्होंने छठा बंकर तो तबाह किया ही, साथ ही उस रात उस चोटी से एक भी पाकिस्तानी को जिंदा वापस भागने का मौका नहीं दिया गया। इस प्रकार मेरी टीम यानी गोरखा राइफल्स ने खालूबा टॉप से पाकिस्तानियों का सफाया कर वहां तिरंगा लहरा दिया। इस हार से पाकिस्तानियों का मोराल बिल्कुल टूट गया और उनकी सारी सप्लाईज भी कट कर दी गई। इवेंचुअली पाकिस्तानियों ने बाकी चोटियों से भी वापस पाकिस्तान की तरफ रिट्रीट करना शुरू कर दिया।
और फाइनली 26 जुलाई को कारगिल की उन सभी चोटियों पर तिरंगा लहरा रहा था जिन पे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। 26 जुलाई को ही युद्ध का अंत हुआ और एक बार फिर से पाकिस्तानियों को हमने धूल चटा दी थी और हमारे प्रधानमंत्री ने उसी दिन दुनिया के सामने हमारे जीत की घोषणा करी। 2 जुलाई 1999 को मुझे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और इस प्रकार शहीद होने के बाद ही सही मैं अपने बचपन के सपने को पूरा कर पाया था। मैं इस ऑपरेशन विजय के दौरान लगभग 2 महीने तक इतना बिजी रहा कि मेरी घर वालों से और दोस्तों से ज्यादा बातचीत ही नहीं हो पाई। लेकिन वॉर के दौरान जब भी मैं अकेला महसूस करता तो मैं अपने सारे इमोशंस कलम के जरिए अपनी डायरी में उतार दिया करता। बचपन से ही कठिन परिस्थितियों में रहने के कारण मैं काफी टफ बन चुका था और मैंने जीवन में कभी अपने परिवार वालों के सामने अपने इमोशंस जाहिर ही नहीं करे। उनके सामने मेरी एक बहुत ही टफ कैरेक्टर वाली इमेज थी। लेकिन जब मेरी माँ को वो डायरी मिली और उन्होंने वो डायरी पढ़ी तो उनका कलेजा तड़प उठा। मैंने मेरी डायरी में अपनी माँ के लिए एक कविता लिखी थी, जिस कविता में मैंने उन्हें अपनी एक दोस्त और एक लीडर की तरह बताया। मैंने शहीद होने से एक रात पहले अपने दोस्त पवन मिश्रा को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें मैंने उन्हें वॉर जोन के हालातों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था और साथ ही मैंने उनसे दरख्वास्त करी कि मेरे परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं और अगर मैं इस वॉर से जिंदा वापस घर ना आ पाऊं तो आप प्लीज मेरे घर वालों की हेल्प करना। यह चिट्ठी पढ़ के मेरे दोस्त भी काफी भावुक हो गए और सिसक कर रोने लगे। कारगिल में तिरंगा लहराने के बाद 4 जुलाई को तिरंगे में ही लिपटकर मैं घर वापस पहुंचा। हाँ, मैं भारत मां की रक्षा करते करते शहीद तो जरूर हो चुका था, लेकिन अपने इस अल्टीमेट सेक्रीफाइस के लिए मैं भारत के इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। जय हिंद, जय भारत।